चाहे छोड़ते ही विद इन 2 मंथ स्किन का कलर चेंज होना शुरू, लीवर रिवर्स होना शुरू। और सावन भादों में तो अपनी गली का कुत्ता भी होता है तो उसको भी हम लस्सी नहीं पिलाते। और हमारे यहाँ जो पेशेंट आके बोलते हैं देखो लस्सी के बगैर तो अपनी रोटी नीचे उतरती। सावन में नहीं, अपने दुश्मन को भी नहीं। बरसाते हैं तो साग नहीं खाना। आपने सावन भादों में पालक के साग खाए, हजम नहीं होने आपके, ड्राई फ्रूट से सोरियासिस हो सकती है। एक बात मैं आपको बताता हूँ, कोलेस्ट्रॉल को लोगों ने ऐसा मान लिया कि ये तो बहुत बड़ा दुश्मन हो गया। कोलेस्ट्रॉल से ही विटामिन डी बनता है। सुबह सुबह जब सूरज निकलता है उस समय जब हम एक्सरसाइज करते हैं वो कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट होता है विटामिन डी में। ये बात आपको कोई बताएगा नहीं। फिर क्या कहते हैं, कॉज ऑफ सोरियासिस अननोन। कोई बीड़ी सिगरेट गुटखा खाएगा वो भी अपने आप में कारण है। ये जंक फूड और पैक्ड फूड खाओगे ये अपने आप में कारण है। अचार, किसी के मुँह का स्वाद खराब है, अचार से तो मुँह का स्वाद ठीक हो जाता है। पर अचार कौन बनाता था पहले? घर में मम्मी बनाती थी, दादी बनाती थी, या नानी के घर से आता था, कई दिन में वो पकता था। अभी आप सुबह ऑर्डर दो, मुझे 1 लाख रुपए अचार के चाहिए, सुबह ऑर्डर दो, शाम को अचार मिलता है आपको। केमिकल से अचार आ रहा है। तो जितने केमिकल आप खा रहे हो तो केमिकल का इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? तो कहाँ जाएँ जीवन में? इसलिए ये करे काम कि जितना अच्छा मैं खुद कर सकता हूँ उतना तो करूँ। कम से कम पानी तो ढंग से पी लूँ। सुबह टाइम से उठ के फ्री में जो सूरज में फ्री मिलता है वो तो ले लूँ। सुबह जो डेंस ऑक्सीजन होती है वो तो ले लूँ। एक सिंपल सा स्किन में होने वाला कोई भी प्रॉब्लम, सोराइसिस हो सकता है। कितने तरह के सोराइसिस होते हैं, कैसे पता लगेगा? देखो, पहला क्वेश्चन आपने पूछा कि स्किन में कुछ भी हुआ कि क्या वो सोराइसिस है? नहीं, वो अर्टिकेरिया हो सकता है, वो दाद हो सकता है, वो एक्जिमा हो सकता है, वो सेलुलाइटिस भी हो सकती है। ऐसे स्किन की अनेकों अनेक डिजीज हैं, गिनने बैठेंगे तो पूरा दिन निकल जाता है। पर मैं एक बात कहता हूँ कि जब आपकी स्किन के ऊपर से सिल्वर कलर की स्केलिंग झड़नी शुरू होती है उसको दैट इज ए पर्टिकुलर साइन ऑफ सोरियासिस। ठीक है। फिर आयुर्वेद में इसको हम कुष्ठ मानते हैं, केटिव कुष्ठ इसको मानते हैं आयुर्वेद में। और एलोपैथी में तो 7 तरह की सोरियासिस बताई गई है। स्कैल्प में हो तो स्कैल्प सोरियासिस, नेल में हो तो नेल सोरियासिस, बॉडी में तो गुट्टे सोरियासिस, ऐसे करके उसके नाम दिए हुए हैं, एरिया वाइज उसके नाम है। तो उसके चक्कर में ना उलझ के हमें कॉज ऑफ डिजीज पे उलझना चाहिए। मैं एक ही बात बोलता हूँ कि पेशेंट जब आए किसी डॉक्टर के पास, क्या डॉक्टर उससे पूछ रहा है कि आपको ये कब से है, क्यों है, हेरिडिटी से आई है या कैसे आई है? होता क्या है कि पेशेंट आया, आपको सोरियासिस है, ये ट्यूब लगा लेना, ये शैम्पू है, ये वो है, कर लेना। वो व्यक्ति क्या करता है, 6 महीने, साल, 1.5 साल दवाई खाता है। जब दवाई खाता है तो ठीक होती है, जैसे दवाई छोड़ता है तो क्या होता है, वो वापस डबल होकर निकलती है। ठीक तो नहीं हुई ना। फिर एंड में उसको क्या बोल दिया कि जब तक जियोगे तब तक दवाई खानी पड़ेगी क्योंकि कॉज ऑफ डिजीज अननोन है। हमारे यहाँ एक सिस्टम है कि हम पहले कॉज ढूंढते हैं, बाकी बातें बाद में करते हैं। हाँ, जैसे अभी आपने बताया कि पूरा कॉज मिला ही नहीं उसका। हाँ, पूरा स्टडी करने के बाद भी। और कब मिला? 8 दिन बाद जो उसने जब उसका लास्ट डे का ट्रीटमेंट था उस दिन मिला। और वो भी उसको क्योंकि तलब इतनी उठी तो उसने कहा कि मेरे तो गोलगप्पे बंद हो गए। गोलगप्पे कॉज मिला, गोलगप्पे और एक का कॉज हमने क्या ढूंढा? टमाटर। हाँ ठीक है। एक हमने लिस्ट में लिखा टमाटर। तो कैसे लिखा? क्योंकि हमें पहले सिद्ध हुआ कि टमाटर सोरियासिस कर सकता है, नहीं तो हम लिस्ट में टमाटर क्यों लिखते हैं? नॉनवेज के बारे में बात कर रहे थे। नॉनवेज कुछ स्पेसिफिक नॉनवेज रहता है जिसके बारे में कि हम कहते हैं कि ये वाला तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, ये सोराइसिस का मेन कारण हो सकता है, या नॉनवेज के साथ ये खाओगे तो जाके आपको स्किन एलर्जी ज़्यादा हो सकती है। कुछ लोग बोलते हैं ना वो मछली के ऊपर दूध पीना या ये सब, वो क्या रियल है? दादी जो बोलती थी ना, नानी जो बोलती थी वो सही बोलती थी। अच्छा। कि यदि आपने नॉनवेज का दूध पी लिया या दूध का कोई प्रोडक्ट ले लिया तो आपको स्किन की कोई ना कोई बीमारी होनी है। इवन की लेप्रोसी तक भी हो जाएगी आपको, जिसमें आपके हाथ पैर गलने शुरू हो जाते हैं, उंगलियां गल जाती हैं, वहां तक भी चली जाती है। अच्छा। और आज तो क्या हो गया तमाशा कि आप नॉनवेज की शॉप पे चले जाओ तो लोग क्रीम डाल के नॉनवेज खा रहे हैं, तड़का क्रीम से लगवा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आप खुद ही इनवाइट कर रहे हो, कूद रहे हो, उस आग में कूदना चाहते हो कि क्योंकि जब तक किसी को कुछ हुआ नहीं होता उसको लगता है अरे कुछ नहीं, सब ऐसे बोलते हैं। हाँ। मुझे नहीं कुछ हो सकता। स्टडीज हैं इस पे, 100% स्टडीज हैं। बरसाते हैं तो साग नहीं खाना, सावन में नहीं, अपने दुश्मन को भी नहीं। ठीक है, ये सावन में दही, अपने दुश्मन को भी नहीं। अच्छा जी। सर्दियों, गर्मियों, दिन हो रात हो, अपने को लस्सी चाहिए, सब्जी साथ में चाहिए, लस्सी चाहिए। तो स्किन एलर्जी का कारण है सावन भादों में अगर आपने लस्सी का प्रयोग किया। बिल्कुल। आपने सावन भादों में पालक के साग खाए, पालक का खा लिया, हजम नहीं होने आपके। हाँ। उसका स्किन डिजीज करनी है। अच्छा। अभी मेरे एक पेशेंट है बठिंडा से, उनको सोरियासिस इतनी बुरी स्थिति में थी, उनकी जुलाई में रिटायरमेंट थी, पुलिस में है वो। उनको हमने यहाँ ट्रीटमेंट शुरू किया था इस साल फरवरी में।
जब वो आए थे तो वो चल नहीं पाते, जब भी देखो सोए रहते थे। मैं कहता ट्रीटमेंट कराने या सोने आए हो? उनके साथ में इतनी काउंसलिंग की, उनको जाके सेट किया, महीने की दवाई देके घर भेजा। जब अगले महीने वो आए तो मेरा स्टाफ उनको पहचान नहीं पाया कि ये वही बंदा है। अच्छा, फेस पे था उनका? नहीं जी, पूरे बॉडी पे था। चलना फिरना तो मतलब बैठना, मतलब जैसे आप और मैं सोफे बैठे हैं, मतलब इवन के बैठने में भी नीचे दर्द होता था उनको, वो कट की वजह से, कट की रेशेस वजह से। पर जब अगली बार आए तो अच्छी सी नीली सी उन्हें पग पहनी हुई, सफ़ेद कुर्ता पहना हुआ टाइट सा। तो स्टाफ ने कहा जी किससे मिलना है? डॉक्टर साहब से। क्या प्रदीप भाई, मैं गुरदीप सिंह, अच्छा, पीछे मैंने रह गए थे कलो। ये जो स्थिति आती है ना, ये अपने आप में एक मिराकल बोलते हैं इसको। पर हमारे तो मिराकल बोलते नहीं है, ये तो एक भगवान की कृपा कहें या उस पेशेंट की डेडिकेशन कहें। सोरायसिस उनको ठीक हो चुकी है, तब भी प्रिकॉशनरी उनको हमने अभी बुला कितना लिया। परसेंट ठीक हो गई है उनका? मोर देन 99%। 99% ठीक। और अभी क्या हो रहा है उनको, उन्होंने क्या किया, जब ठीक हो गया ना, बंदा लापरवाही करता है। वही साग वाली बात में मुझे बात याद आई थी। उन्होंने पिछले महीने 15 अक्टूबर से लेके और लगभग 15 नवंबर तक रोज रात को मक्की की रोटी और साग खाया। साग आता ही इसी मौसम में है डॉक्टर साहब। तो खाओ ना, हम थोड़ी मना कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि रोज मत खाओ ना भाई। अच्छा और खाना तो दिन में खाओ, दोपहर तक खाओ, रात को भी खाते हो। अच्छा। साग होता है भारी, हाँ। मक्की होती है भारी, हम्म हजम होगी नहीं। उन्होंने क्या कहा कि डॉक्टर सोरायसिस तो नहीं है मुझे, पर ना धपड़ से निकलते हैं। मैं गुरदीप जी आप ना फिर वही पंगा ले रहे शुरुआत हो। हो गई है। नहीं, सोरायसिस नहीं होगी, पर आप धपड़ हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है, टॉक्सिन दोबारा जमाना शुरू हो गया। आप आओ मेरे पास। यहाँ आए, हम जो मेडिकेटेड घी पिलाते हैं वो पिलाने के बाद उनको हमने जब सारा कुछ किया, तो जब परसों मैंने उनसे पूछा, मैं कि धपड़ कितने हैं? कहता 2 दिन हो गए धपड़ दिन नहीं आए। मैं क्यों नहीं आए? तो उनको स्पेशली कह के भेजा कि घर जाके साग नहीं खाना। भाई हफ्ते में एक दिन साग खाया तो समझ में आता ना। दादी नानी भी क्या करती थी, हमारे यहाँ छोले कब बनते थे, काले छोले शनिवार को, शनिवार बनते थे। हाँ साग कब बनता था, संडे को। हाँ, इसका लॉजिक है। भाई आप रोज खाओगे तो अति हो जाएगी ना। हाँ। अब फिर एक एग्जाम्पल और देता हूँ। एक व्यक्ति दिन में 32 कप चाय पीता था। दिन में 32 कप। मैं कहा भाई साहब कब छोड़ते भी होगे? कब पकड़े रहते हो? जैसे चेन स्मोकर नहीं होता, एक सिगरेट खाता दूसरी लगा लेता, उससे फिर 32 पीने के लिए सच में टाइम भी तो चाहिए एक कप पीने में। तो उन्होंने अपना लॉजिक बताया कि जिस पोस्ट पे मैं हूँ, मैं पोस्ट डिस्क्लोज नहीं करूँगा क्योंकि नहीं, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब की पोस्ट है। ठीक है। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब सब लोग मिलने वाले आते हैं, उनका काम ना करो तो फिर मैं कहा, काम तो करो भाई, चाय किसी भी नहीं। उनको डॉक्टर ने बोल दिया था आपका लीवर 80% डैमेज हो चुका है, अच्छा। और या तो बचा लो अपने आप को, नहीं तो मर जाओगे आप। और स्किन बिल्कुल ब्लैक हो चुकी थी, पूरी स्किन ब्लैक। और इतनी अच्छी पोस्ट पे बंदा इतनी बड़ी टेबल लेके बैठा है, सब लोग आते देख के यार क्या है। अभी वो रिटायर हुए हैं लगभग 2 साल पहले, 25-30 दिन हुए होंगे मुश्किल से। किसी काम के लिए वो मेरे पास आ गए, तो मैं कहा ठीक हो जी? बोले बचा लिया जी आपने तो। मैं कहा मैंने क्या किया? चाय तो आपने छोड़ी है। अच्छा। कहते गाइड तो आपने किया ना। हाँ। चाय छोड़ते ही विदिन 2 मंथ स्किन का कलर चेंज होना शुरू, लीवर रिवर्स होना शुरू। हो सकता है लीवर रिवर्स? मतलब वो कंडीशन डिपेंड करती है ना जी, ऐसे सबको रिवर्स कर देंगे ऐसा नहीं है। किस कंडीशन में उस पर डिपेंड करता है, कॉज ऑफ डिजीज क्या है। हाँ, मतलब उसकी वजह से वो हो रहा था। अब वो छोड़ते ही वापस वो अपने फॉर्म में आने लगा, नहीं तो वो बेटर होने लगा। बेटर मतलब इस बात को आज 18 साल हो गए जी, जो चाय वाला किस्सा था 18 साल पहले का किस्सा बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा। और बंदा स्टिल अलाइव, जबकि डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपकी बहुत ज़्यादा लाइफ नहीं बची है और कुछ। और अब उनको देखो तो मतलब मेरे से भी गोरे हैं वो, जो उनका नेचर करा था वो वापस आ गया ना निकल। सही है। तो कहने का भाव क्या है कि ज़िंदगी में हम यदि अपने आप को जिस दिन समझ लेंगे ना, उस हमारी ज़िंदगी ईजी हो जाएगी। मतलब चेहरे को देख के पता लग जाएगा कि अंदर खाना पीना इसका ठीक नहीं है, चेहरा बताएगा। मैं उनको क्या बोल रहा चेहरा डल होना शुरू हो जाएगा, ऊपर सोराइसिस या पपड़ी कुछ भी, वो एक फॉर्म है हूँ कि अब ज़्यादा हो रहा है, कहीं ना कहीं खाना पीने में गड़बड़ चल रही है और ज़्यादा चल रही है, या तो कोई एक चीज़ बहुत ज़्यादा खाई जा रही है या गलत तरीके से खाई जा रही है। मैं चेहरे से ही बात बताता हूँ। लोग पता क्या कहते हैं, सर इससे नहीं चेंज, सूरज जितनी मर्जी हो जाए सर चिंता नहीं है, चेहरे पे नहीं आनी चाहिए। चेहरे पे नहीं आनी चाहिए। तो मेरा जवाब क्या होता है, मैं कहा भाई ब्लड तो पूरे बॉडी में घूमता है ना, ब्लड ये देख के नहीं आएगा कि मुझे यहाँ नहीं जाना और वहाँ जाना है, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। मानव रात को लेटे हुए हो और हमने करवट ली और वो टॉक्सिन बाई चांस आके इस जगह पे बैठ गए, वो जहाँ एक बार गंद रुका वहाँ बाकी गंद और रुकना शुरू हो जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पैच आ जाएगा, अच्छा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, नाक पे आ सकता है, माथे पे आ सकता है। डॉक्टर साहब ये नहीं आना चाहिए, जो मर्जी करो। हमारे पास क्या सोल्यूशन है, हमने उस बीमारी को छोड़ना है जिससे बीमारी आ रही है, उस कारण को छोड़ना है जिससे बीमारी आ रही है।
यदि वो हटा देंगे तो बीमारी ठीक नहीं हो जाएगी। कितना टाइम लगता है? आपने अपने एक्सपीरियंस में कोई ऐसा पेशेंट जिसकी रिकवरी बहुत फास्ट हुई हो, और कोई ऐसे पेशेंट जो बहुत ही क्रिटिकल हो, कोई ऐसी स्टोरी? एक एग्जाम्पल और है, 3 महीने में सरदार जी हमारे पास में गाँव गोंदर है, उनको कहा पंचकर्मा कराना पड़ेगा। उन्होंने क्या कहा, डॉक्टर साहब दवाई दो जी, आप 25 साल की सोराइसिस, दवाई दे दो। उनको महीने की दवाई दी, महीने बाद कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे ठीक हो गया जी। महीना था अप्रैल का, मार्च या अप्रैल का महीना था, पिछले साल की बात है। तो मैं कहा मौसम बदल रहा है इसलिए भी ठीक हो रहा होगा बंदा। मैं कहा विरेचन, बोले 1 महीने की दवाई और दे दो, दे दी। अगले बात 80% ठीक हो गया जी। अच्छा। तीसरे महीने की दवाई दी, मैं कहा अगले महीने फिर आप ना विरेचन करा ही लेना। अगले महीने आके कहते हैं कपड़ेदार खड़े हुए, कहना देख रहे हैं मैंने कितने बीमारी है ही नहीं हमारे अंदर। मैं कहा सरदार जी ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ये सोरियासिस इतनी गंदी बीमारी है कि ये 25 साल के तो आप मानो 2-2.5 साल तो लेगी ठीक होने में। अच्छा। हमने कुछ जिद तो करनी नहीं होती पेशेंट से, वो चले गए दवाई लेके, दवाई भी ली उस बार, चौथी बार दवाई भी ली। पर नवंबर में ना हमें लगा सीजन चेंज हो रहा है तो एक बार कम से कम उनसे बात तो करते हैं, भाई क्या फीडबैक है। फोन किया, कहना सर बिल्कुल ठीक है जी, कुछ भी नहीं आएगा। मैंने 28 के 29 दिसंबर आ गई, सर्दी पड़ गई, धुंध पड़नी शुरू हो गई। मैंने अपने साहब कहा, मैं बेटा एक बार फ़ोन तो करो। फ़ोन किया, क्या डॉक्टर साहब कहना है धन्यवाद आप चिंता करते हो, पर मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। 31 तारीख को सरदार जी साथ में 2 जवान उनके बेटे, पता नहीं क्या हो गया, आए, मिठाई का डब्बा, और दोनों बच्चों ने आके पैर छुए, कहते सर पापा ने तुझे बचा लिया। मैं कहा मैंने किसी को नहीं बचाया। मैं तो सरदार से ये जानना चाहता हूँ इन्होंने किया क्या। अच्छा। इन्होंने क्या किया कि मेरी जिंदगी तो ये तो एक भाई एक अपने आप में ये कह सकते हैं कि मेरी जिंदगी का एक अनुभव इतना अच्छा है, नया सीखने को नया एक अनुभव है कि अब मैं किसी को कह सकता हूँ कि सोराइसिस 3 महीने में ठीक होती है, 3 साल में भी ठीक होती है। जो वर्स्ट केस है मेरी लाइफ का, वो मोगे वाले का मैं नाम ले रहा था, एक उस बंदे का डीजे का काम था, शादी में डीजे बजाने का काम था। लोग क्या करते थे, डीजे पे अपनी मर्जी का गाना बजाने के लिए उसको जाके एक पैक पकड़ा देते थे। अच्छा। नॉन वेज देते थे। तो वो व्यक्ति बार बार शराब पीता था। और कमाल ये हुई कि जब उसको पहले महीने जब वो पहली बार जब दिखाने आया तो उसकी 72-75 साल की माता साथ में थी और एक गाड़ी करके आए वो, मतलब मैंने दवाई जितने की थी उससे 3 गुना में तो उसकी गाड़ी होके आई वहाँ से मौका से। तो मैंने कहा भाई तुम ऐसा काम क्यों करते हो। दवाई दी, महीने में उसको फर्क भी पड़ गया। अगले में दवाई लेकर मैं कहा पंचकर्मा करना है, हाल नहीं कराते बाद कराएंगे, कोई बात नहीं। वो बंदा भी 2 महीने में लगभग 80% ठीक हो गया। अच्छा। दवाई मिस, जबकि मैं क्या कह रहा हूँ मेरी लाइफ का वर्स्ट केस है वो, जो 2 मिनट में उसको भी वर्स्ट बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ अभी बताता हूँ आपको बात। उस बंदे ने क्या किया जी, फिर डीजे में बजाना शुरू किया और फिर वही शुरू कर दिया उसने काम। फिर एक बार दवाई लेना, फिर गाड़ी करके आया। मैं कहा भाई तेरे पास पैसे फालतू हैं क्या, तेरा खुद का डीजे है? नहीं जी मैं ऑपरेटर हूँ, सैलरी कितनी है 5,000 रुपये। भाई तू 8,000 की गाड़ी करके आता है तो क्या मतलब क्या है इस बात का। और ये बात करो 2012 की, 2012 के यदि वो पैसे लगाए तो आज वो गाड़ी कितने में आएगी। हाँ। जस्ट कैसे। उसको मैंने कहा, मैं कहा बेटा ऐसे ट्रीटमेंट नहीं होगा, ट्रीटमेंट कराना है तो भाई तू परहेज कर। ठीक है जी। एक बार क्या हुआ, उसकी वाइफ का फोन आया और वो रो पड़ी, कह डॉक्टर साहब या तो इनू मार दो या मैनू मार दो, कहना नहीं मनता। मैं कही मैं कोई नहीं हूँ मारने मरने वाला, भगवान ने जो देना वो देगा। कहते मेरे कहने से एक बार दवाई भेज दो। हम दवाई भेजी, आराम आया। मैं कहा अगली बार तो बस में आएगा भाई, बस में आ गया। बच्चे, मैं कहा अपनी बीवी और बच्चों को ले, माँ को बताइए बीवी और बच्चों को ले साथ में। हमने दोनों बच्चों के सिर पे हाथ रखवा दी और कसम खिला दी, जे आज के बाद तूने ये चीटिंग की तो ना मैं तेरे को दवाई देता ना तू ठीक होता। जबकि ऐसे डॉक्टर मुझे ये कहना नहीं चाहिए था, पर मेरे को ठीक करना था, काउंसलिंग करनी चाहिए। मैंने उसको कहा, उस बंदे ने जी 6 महीने दवाई खाई, ठीक हो गया। फिर उसने फिर क्या किया, वही काम 1-1.5 महीना फिर किया, फिर आके पैर बढ़ा। मैं कहा भाई तू नहीं ठीक हो सकता, तू मौज कर। पर वो बंदा ठीक हुआ जी, 3 साल लगे उसको पूरा ठीक होने में। अच्छा। पर जिस दिन उसको यहाँ बैठ की ना बात की मुझे ठीक होना है, तभी वो ठीक हुआ। मैं हर मरीज को बोलता हूँ बीमारी किसने पैदा की, तुमने खुद ही। तो ठीक कौन करेगा। हाँ, खुद ही करना पड़ेगा इसके लिए। मैं आपसे ही पूछता हूँ, सपोज आप एक पेशेंट हो, मैं कहता हूँ बीमार कौन है, हाँ, आप क्या कहोगे। हाँ, मैं, हाँ, है ना। तो ठीक कौन करेगा। दवाई कौन खाएगा, हाँ, मैं। मुझे खानी परहेज कौन करेगा, मैं। पंचकर्मा कौन कराएगा, मैं। तो डॉक्टर क्या करेगा,
सही है। डॉक्टर तो गाइड करेगा आपको। हाँ। ये ट्रीटमेंट है। तो इसमें क्या लगाने की दवाई होती है, खाने की दवाई होती है, या पंचकर्मा ज़रूरी होता है इसके लिए अगर ट्रीटमेंट की बात इसका करें? लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपको बताता हूँ जो मैंने अपने अनुभव से बना लिया। 5 स्टेप ट्रीटमेंट हमने बना दिया इसको। 5 स्टेप। हाँ। पहला क्या है, मैं बार बार एक बात बोल रहा हूँ कि जब पेशेंट आता है हम उसको समझते हैं कि पेशेंट कौन है। ये नहीं मैंने आपका नाम पूछा, आपका नाम ये है, मेरा नाम ये है ना, उसका जिंदगी जीने का स्तर क्या है, सुबह कितने बजे उठता है, कितने बजे सोता है, क्या खाता है, क्या पीता है, क्या लाइफ स्टाइल है पूरा उसका। एक चार्ट है बना हुआ, उसको पूरा पूरी फाइल है जी हमारे पास। पूरी फाइल वो भरता है पहले। और ऑनलाइन सिस्टम है सारा हमारा, उसमें हमने रखा हुआ है सारा। उसमें 4 पेज का एक पूरा डेटा आता है। फिर एक उसमें प्रकृति एनालिसिस आती है कि उसकी प्रकृति क्या है। पहले हम जज करते हैं कि ये बंदा है कौन, फिर बीमारी क्यों आई, फिर वो कॉज ऑफ डिजीज ढूंढते हैं हम। जैसे कॉज ऑफ डिजीज मिल गया उसके अकॉर्डिंग उसका हम लाइफ स्टाइल सेट करते हैं दोबारा से कि ये गलतियां हमने करी हैं, ये छोड़नी है, ये ऐड करनी है और लाइफ को ऐसे जीना है। तीन स्टेप हो गए। चौथा क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन, पंचकर्मा। अब अपने कांड तो इकट्ठे कर लिए और मैंने आपको अगला लाइफ स्टाइल भी बता दिया। आगे से आप गंद नहीं डालोगे, पर जो पहले गंद पड़ा उसका क्या करेंगे, डिटॉक्स, उसको निकालना पड़ेगा, डिटॉक्स करना पड़ेगा। अब डिटॉक्स में क्या है कि पंचकर्मा होता है, उसमें वमन, विरेचन, वस्ती, नस्से और रक्त मोक्षण, सर्वांग धारा, तक्र धारा, अलग अलग ट्रीटमेंट जिसको जैसे जरूरत हो वैसा हम प्लान करते हैं। तो वो पंचकर्मा करते हैं, उसको एडमिट करके करते हैं। वो एडमिट करके साथ साथ काउंसलिंग होती है। वो 4 स्टेप। मेरे यहाँ पे दवाई सबसे आखिर में आती है। अच्छा। बाकी डॉक्टर क्या करते हैं, आप गए थे आयुर्वेदिक डॉक्टर है, होम्योपैथिक है, एलोपैथिक, कोई भी डॉक्टर है, वो क्या करता है आपको देखेगा, टेस्ट कराएगा, दवाई लिख के दे देगा आपको। मेरे यहाँ दवाई सबसे आखिरी हथियार होता है। जाने के टाइम लास्ट में पहले पूरा क्लीनिंग करो। वो भी है, मतलब कई पेशेंट कहते हैं जी मैं अभी दवाई नहीं ले सकता मेरी, मुझे उसको फिर हम दवाई लिख देते हैं, पर उसमें भी 4 स्टेप तो पूरे, 3 स्टेप तो पूरे करते ही है ना, कि उसकी काउंसलिंग करते हैं, कॉज ऑफ डिजीज ढूंढते हैं, उसका एक पेपर बना के देते हैं कि ये नहीं खाना आपको, ये खाना है। फिर आजकल मैंने एक काम और किया हुआ पिछले 5-6 सालों से कि मैं उनको बोलता हूँ कि एक्सेल शीट पकड़ो अपनी मेल में, और उसमें आपने सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक क्या क्या किया और क्या क्या खाया, वो मुझे डेली मेल करो। और मैं डेली मेल पे उसको रिप्लाई करता हूँ कि यहाँ ये ठीक था, यहाँ ये गलत था, ये छोड़ना है, ये जोड़ना है। आपको एक उदाहरण देता हूँ। ड्राई फ्रूट को आप क्या समझते हो? अच्छा, हेल्दी। हेल्दी ना। ड्राई फ्रूट से सोरियासिस हो सकती है। सरप्राइज। अब मैं देता हूँ एग्जाम्पल, ये अभी की बात, इसी साल की बात है। अच्छा। इस साल की सर्दियों में, मतलब जनवरी फरवरी की बात होगी। मेरे एक दोस्त हैं, उनकी वाइफ है और अच्छी पोस्ट पे गवर्नमेंट जॉब में लगी हुई है। मैंने उनसे पूछा कि आपका डेली रूटीन क्या है? उन्होंने क्या बोला, 8 बादाम, 2 अखरोट, 4 अंजीर, 4 मगज, 3-4 आइटम उन्होंने और गिनवाई, नेचे वेचे कुछ गिनवाए। ऐसे 8-9 आइटमों का उन्होंने, ब्रेकफास्ट नहीं ब्रेकफास्ट तो बाद में होगा जी अभी। हाँ, मतलब अभी तो ये प्री ब्रेकफास्ट है। प्री ब्रेकफास्ट उठने के बाद सैर पे जाने से पहले का जुगाड़ है ये। तो ये भीगे हुए, ये सब भीगा हुआ है। भीगे हुए तो अच्छे होते हैं। आप आओ ना जी, मैं वहीं ला रहा हूँ आपको पॉइंट पे। अच्छा। कि उन्होंने इतना सारा सिस्टम सुबह सुबह खा लिया, फिर चले गए सैर पे, साथ में पी लिया 1 गिलास पानी, सैर करके आते ही 1 कप चाय, साथ में 2 रस या 2 बिस्किट। फिर क्योंकि लेडी हैं, ऑफिस जाना तो घर का काम करना ही होता है, फिर नाश्ता बनना है, नहा धो के, फिर 2 चपाती या 2 परोठे जो खाने हैं वो खा लिए, साथ में चाय पी ली। फिर ऑफिस चले गए, फिर 11 बजे वहाँ सबके साथ चाय पीनी है, वो पी ली। फिर वहाँ जाके लंच कर लिया, फिर शाम को 4-4:30 बजे फिर चाय पी ली। फिर आते ही घर आए तो हस्बैंड वाइफ दोनों बैठे हैं या साथ साथ बैठे हैं, तो चलो कुछ स्नैक्स खा लेते हैं जी। फिर रात को 9 बजे खाना। आप बताओ पेट को रेस्ट कब मिला? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पेट को रेस्ट कब मिला? क्या हो गया, इस एरिया में सोरियासिस हो गई, हाथ में, दोनों हाथों में, और पैरों में भी हो गई। अच्छा। क्या कह रही हैं कि मैं कपड़े धोती हूँ इसे सर्फ से हो गए। हाँ। मैं कही हाथों में तो सर्फ से हो सकते, पैरों में क्यों हो गया? सिर में इसके हाल में हल्का हल्का डंडक क्यों आ रहा है, मुझे समझाओ ना। मैंने कहा जी अच्छा आप एक काम करो, आप खाओ सब कुछ, मना नहीं कर रहा हूँ, पर एक दिन में एक आइटम खानी है। भाई आज बादाम भिगोए तो बादाम खाओ, कल अखरोट भिगोए तो अखरोट खाओ, परसों अंजीर भिगोए तो परसों अंजीर खाओ, उसे नीचे खाना नीचे खाओ, अलग अलग चीज़ें भिगो के खाओ, खाना सब कुछ है। आप इमेजिन कर सकते हो
ये लेडी 10 दिन बाद पता क्या कहती है, मेरा पेट भी ठीक हो गया, अफारा ठीक हो गया, पोटी लूज आती थी वो सेट हो गई, और अब मेरे को हल्का हल्का लग रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, जो स्किन फटी हुई थी वो सेट होनी शुरू हो गई। खाना सब कुछ है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। अभी आपका और मेरा सोचने का लेवल एक हो सकता है क्या? नहीं, या मेरा और मेरे स्टाफ का लेवल एक हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। मेरी और आपकी क्वालिफिकेशन सेम है क्या? नहीं, मेरा और आपका प्रोफेशन सेम है क्या? नहीं। नहीं है ना। तो फिर हम सबको, बादाम को, अखरोट एक जैसा को, कि- किशमिश को, सबकी तासीर अलग अलग है, सबका पचने का स्तर अलग अलग है। क्या मैंने उसको पचने का समय दिया क्या? हम शुरू से क्या बात कर रहे हैं कि खाना पचेगा नहीं तो टॉक्सिन बनाएगा। टॉक्सिन कौन बना रहा है? हम तो ये सोच के खा रहे हैं कि हमें ज़्यादा ताकत आएगी, ज़्यादा खाएंगे ज़्यादा ताकत आएगी। ऐसा नहीं है। पहले लोग कितनी बार खाना खाते थे? 2 बार। हम कितनी बार खाते हैं? 6 से 8 बार। हम ठीक हैं, वो ठीक हैं। और आज भी हम कहते हैं, अभी हमारे जानकार अंकल थे, उनकी 94 में डेथ हुई है, वहाँ सब चर्चा कर रहे हैं, कहते हैं जी देखो इन्होंने देसी की पुराना खा रखा। मैं तुम्हें रोका किसने खाए कि करके? पर उनके जैसा हजम तो करके दिखाओ। कि 94 में डेथ हुई है, लाठी हाथ में तब भी नहीं थी, उम्र पूरी हो गई से चले गए, रात को सवेरे उठे नहीं, आराम से चले गए। और आज क्या हो रहा है, लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं। तो अपने एक्सपीरियंस में आपने और रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन और क्या क्या देखे हैं? जैसे ये तो अभी आपने उसका बताया हमें, मतलब ये भी सरप्राइजिंग था कि ड्राई फ्रूट से भी सोराइसिस हो सकती है ना। और हमने दूध का तो सुना ही है कि दूध के साथ अगर हम नमकीन लें या कुछ भी, या चाय के साथ भी लेते हैं तो भी इज ए कॉज ऑफ। नॉन वेज भी हमने देखा अपने एक्सपीरियंस में। और आपने ऐसे कोई रॉन्ग कॉम्बिनेशन, अभी हमने साग का भी सुना, साग से भी सोराइसिस? नहीं, वो तो आती है ना जी, वो तो आती है। मतलब उसको साग को हम इस कैटेगरी में लाएंगे, साग सोराइसिस करता है, इस कैटेगरी में ना डालें, पर एक्सेस करेंगे तो अपनी प्रवृत्ति के, अपनी प्रकृति के हिसाब से अगर आपको मैच नहीं है तो वो भी आप चेक करके देख सकते हैं। देखो हम अभी बहुत सारी बातों में चाय, मल्टीग्रेन आटा भी अभी, यस है ना? यस, मेरा तो पूरा वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल पे। अच्छा। कि आपको यदि ये मिलेट खाने भी है ना, आप खाओ। आज आप जो खा रहे हो तो कल आप बाजरा खाओ, हाँ, अगले मक्की खाओ, उससे अगले दिन रागी खाओ। कौन मना कर रहा है भाई? कौन मना कर रहा है? तो मल्टीग्रेन आटे का जो कॉन्सेप्ट है वो, सर पता क्या है, ये मार्केटिंग है बहुत बढ़िया वाली, कुछ अलग दिखाना है। अच्छा चलो एक बात बताता हूँ, आप अपना बचपन याद करो कि घर में मम्मी या दादी खाना बनाती थी, तो एक ही सब्जी बनती सबके लिए, पापा हो, मम्मी हो, भाई हो, बहन हो, सबके लिए एक ही सब्जी। कोई चॉइस होती थी? नहीं, खाने या खाने तो थप्पड़ खा। हाँ, सिंपल है ना जी। तो हम खाते थे। अभी क्या हो गया, हमारे बच्चे क्या करते हैं, घर में 2 तो बच्चे हैं, एक बच्चा कह रहा है मुझे काले छोले अच्छे लगते हैं, दूसरा कह रहा है मुझे सफेद अच्छे लगते हैं। हाँ, एक कह रहा है मुझे चावल अच्छी लगती है, एक कह रहा है मुझे चपाती अच्छी लगती है, एक कह रहा है मुझे परोठे अच्छे लगते हैं, दूसरा कह रहा है मुझे परोठे नहीं खाने। तो क्या है, आज हम लोग चूजी हो गए, और हमको जो मीडिया में अच्छी बातें तो बहुत आती हैं, पर कहीं कहीं जो उनकी मार्केटिंग होती है ना, वो चीज़ें हमको लपेट भी जाती हैं। हाँ, 25 रुपए की चीज़ को 150 में कैसे बेचना है, बस तो कुछ तो उसमें। बस अभी आपका जो क्वेश्चन था ना कि आपको क्या लगता है कि कोई और ऐसी आइटम, मैंने उसका सारा निचोड़ आपको बता दिया कि यदि हम प्रकृति छोड़ के और मार्केटिंग के हिसाब से चीज़ें खाएंगे, एक तो उससे चीज़ें महंगी हो जाएंगी, फिर हम कहते हैं महंगाई बढ़ गई। दूसरा, फिर डॉक्टर के यहाँ जाके पैसे देने पड़ेंगे, वो भी महंगाई बढ़ गई। तो नेचर में हमें क्या सूट करता है? अच्छा एक बात और बताता हूँ, हरियाणा में चाय उगती है क्या? नहीं। पंजाब में चाय उगती है क्या? दिल्ली में चाय उगती है क्या? नहीं। यूपी में उगती है क्या? कहाँ उगती है? असम, असम। असम में क्यों उगती है, हरियाणा में क्यों नहीं उगती? पहाड़ी इलाका, पहाड़ी एरिया। पहाड़ तो शिमला में भी है, पर शिमला में तो चाय नहीं उगती, हाँ, क्योंकि वहाँ 9 महीने बारिश होती है, वहाँ 9 महीने मॉइस्चर होता है। वहाँ ब्रह्मपुत्र नदी नजदीक है, तो वहाँ 12 महीने ही मॉइस्चर होता है। उस मॉइस्चर में यदि आप चाय जैसी चीज़ नहीं पियेंगे तो आपको जोड़ों में दर्द हो जाएगा, आपकी लीवर किडनी फेल हो जाएगी। उनके लिए तो दवाई है, और हम उसको जबरदस्ती पी रहे हैं। ये जो शराब की मैं बात कर रहा हूँ, चाय हो या शराब हो, दोनों नशेड़ियाँ हैं, दोनों में नशा है। अंग्रेजों को चाय क्यों चाहिए थी? क्योंकि वो ठंडे इलाके से आए थे, और वो क्या करते थे, गर्मियाँ जब आती थी तो वो शिमला मसूरी ऊपर भाग जाते थे, दार्जिलिंग भाग जाते थे। बिल्कुल। हम तो अपने घर बैठे हैं भाई, यहाँ के ऊपर है। आज
नवंबर खत्म हो रहा है, कितनी ठंड है, adjust- आपने कोई इनर पहनी हुई है, हाँ हम बटन खोल कर आराम से बैठे हैं, हाँ हम पंखा भी चला लें हल्के नंबर पे तो शायद वो भी सूट कर जाएगा, और हम चाय पी रहे हैं, क्यों पी रहे हैं। ये अपने आप में चीज़ें हैं जो सोराइसिस का मेन कॉज हो सकती है। यदि इसको नेचुरल में बात को कहना हो कि जो चीज़ मेरे लिए नहीं बनी है वो मेरे को कोई ना कोई बीमारी पैदा करेगी।